हेलो, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अरावली पाठशाला पर, जहां आपको मिलेंगे कक्षा 9, 10, 11, 12 के वीडियो लेक्चर, वो भी बिल्कुल ही निःशुल्क। तो हम अध्ययन कर रहे थे 10वीं क्लास के अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम ने हमने पाचन तंत्र को या पोषण वाले पोर्शन को अपने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। श्वसन पाचन में हमने क्या किया था, जो बाहर से भोज्य पदार्थों को हमने ग्रहण किया था, उन भोज्य पदार्थों को हमने शरीर के कोशिका तक पहुंचा दिया था, लेकिन उससे अभी तक ऊर्जा विमुक्त नहीं हुई थी। तो श्वसन में क्या होगा, जो अपने भोजन पदार्थ या जो अवशोषित पदार्थ अपने ग्रहण किए थे वो कोशिका तक पहुंचते, और कोशिका में इससे क्या होगा, ऊर्जा विमुक्त होगी। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, लेकिन कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। ये होती है कोशिका। कोशिका में क्या होता है, ये जो बीच वाला भाग होता है वो होता है केंद्रक, और जो इस केंद्रक के चारों तरफ इसमें क्या भरा हुआ होता है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। और ये जो होती है कोशिका झिल्ली। और कोशिका द्रव के अंदर ही यहाँ पर विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। उसमें से एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने कक्षा 9 पढ़ा होगा, ये कोशिका का शक्ति ग्रह है। तो कोशिका में जो ग्लूकोज है उसका जो विखंडन होना ही है, वही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन की परिभाषा क्या होती है कि जो ग्लूकोज है उसका विखंडन होना और उससे ऊर्जा का विमुक्त होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। सामान्य हम जो सांस लेते हैं उसी को हम श्वसन मान लेते हैं, लेकिन वो जो सांस लेना है वो श्वसन का एक पार्ट है। उसमें सिर्फ क्या होता है कि सांस वायु को अपने फेफड़ों के अंदर पहुंचाते हैं और फेफड़ों से वायुमंडल में जाती है, बस यही होता है सांस। लेकिन श्वसन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसका विखंडन होना ही क्या कहलाता है, और उससे ऊर्जा निकलना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन क्या है, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन मुख्यतः किसमें होता है, कोशिका में, और उसमें भी ये कोशिका द्रव में संपन्न होता है। तो सबसे पहले अपन ने जो पोषक पदार्थ ग्रहण किए थे उसमें मैक्सिमम जो, जैसे कि अपन ग्लूकोज मानते, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज, यह ग्लूकोज कोशिका द्रव में एक क्रिया होती है। कहाँ पर होगी ये क्रिया, कोशिका द्रव में। एसिटल कोएंजाइम ए बनता है इससे। उसके बाद पायरुविक एक कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में सबसे पहले एक अभिक्रिया होती है जिसको लिंक अभिक्रिया कहते हैं, और उससे क्या बनता है, एक पायरुविक अम्ल, और साथ में ऊर्जा बनती है। ये जो अभिक्रिया है वो किसमें संपन्न होती है, कोशिका द्रव में। अब उसके बाद जो श्वसन होता है, श्वसन के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। श्वसन के आधार पर हम मुख्यतः श्वसन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है, जिसमें वायु की उपस्थिति होती है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन कंप्लीट होता है उसको क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो जब वायु की उपस्थिति में ये जो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, अगर वायु क्या है या O2 क्या है उपस्थित, तो इससे जो अंतिम रूप से उत्पाद बनेगा उसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, साथ में जल, और ऊर्जा बनती है। तो ये तो क्या हो जाएगा, वायवीय। लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया होगी, ग्लूकोज का विखंडन होगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होगा तब क्या अंतिम रूप से बनता है, इथेनॉल या एल्कोहल का निर्माण होता है। इथेनॉल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है।
और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अपनी मांसपेशियां वगैरह है, इसमें ऑक्सीजन तो मिलती है, लेकिन ऑक्सीजन कैसी, कम मात्रा में अपन को मिलती है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव। ऑक्सीजन तो है लेकिन कैसी है, कम मात्रा में। ऑक्सीजन का अभाव जब होता है तब क्या बनता है, एक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल, और ऊर्जा बनती है। इसी लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब अपन पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं या साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं तो अपनी जो मांसपेशियां होती है उसमें क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। वो दर्द किस कारण से होने लगता है कि जब अपन जो अधिक जो शारीरिक गतिविधियां बहुत तेजी से करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो मांसपेशियों को नहीं मिल पाती है, तो ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन होने लगता है, तो जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का। और यही लैक्टिक अम्ल अपने पेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण दर्द या सूजन होती है। ये पढ़ लिया हमने। अब उसके बाद है जो वायवीय श्वसन होता है, उसमें देखो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा ज्यादा मात्रा में बनती है। ऊर्जा कितनी मात्रा में बनेगी, ज्यादा मात्रा में। लेकिन जो अवायवीय श्वसन है उसमें ऊर्जा थोड़ी सी कम मात्रा में निर्माण होती है। और ये जो वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, ये प्रक्रिया किसमें होगी, जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन जो ये अवायवीय श्वसन है वो पूरा कोशिका द्रव में ही संपन्न होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब इसको देखेंगे हम। देखो, भिन्न भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। श्वसन क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होना और उससे ऊर्जा विमुक्त होनी। तो ये भिन्न भिन्न पथों से, सबसे पहले जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में देखो कार्बन कितने हैं, 6। अब ये ग्लूकोज का लिंक अभिक्रिया होगी और इससे कोशिका द्रव में ये लिंक अभिक्रिया संपन्न होगी, जिससे क्या बनेगा, पायरुवेट अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होगा। पायरुवेट अम्ल में 3 कार्बन होते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं 1 नंबर वाले सवाल में, पायरुवेट अम्ल में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3। अब इस पायरुवेट अम्ल का विखंडन होगा। एक तो सबसे पहले अगर वायवीय श्वसन हो गया तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन, और एक ऑक्सीजन का अभाव में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगी तो क्या बनेगा, उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनेगा और ऊर्जा। और ये सारी प्रक्रिया किसमें होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ऑक्सीजन का अभाव है जैसे कि अपनी मांसपेशियों में, तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन मिली ही नहीं, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। और ये सामान्य किसमें होता है, ईस्ट टी। और जो किण्वन की प्रक्रिया होती है उसमें अनऑक्सी श्वसन होता है। इसीलिए तो देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। जो किण्वन की प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के कारण क्या होता है, जो अपन घर पर आटा वगैरह गूंथ के रखते हैं, जो इडली वगैरह का, तो वो क्या होता है, फूल जाता है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का क्या होगा, पूर्ण उपचयन होगा, साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। और ये प्रक्रिया किसमें होगी, कोशिका द्रव और दोनों माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, 36 ATP। उदाहरण है मानव। और अवायवीय श्वसन में इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह होगा, ग्लूकोज का उपचयन तो होगा लेकिन कैसा, अपूर्ण। उत्पाद के रूप में क्या बनेंगे, एथेनॉल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा विमुक्त। यह केवल और केवल किसमें होता है, कोशिका द्रव में ही संपन्न होता है। कम ऊर्जा इसमें बनती है, 2 ATP से कम ऊर्जा बनती है। और यह उदाहरण है इसका, ईस्ट या किण्वन की प्रक्रिया। अब हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। जो मानव में अपने श्वसन तंत्र है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मानव में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर किससे प्रवेश करती है, हम सांस लेते हैं उसके माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़ों से CO2 बाहर निकलती है। यही प्रक्रम पूरा हम किसमें पढ़ेंगे, मानव श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये है मानव श्वसन तंत्र। सबसे पहले हमने सांस ली और सांस के माध्यम से वायु कहाँ पर प्रवेश कर गई, अपने नासा द्वार में। अब अपने नासा छिद्र 2 है। अब इस नासा छिद्र में क्या होते हैं, एक छोटे 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 रोम होते हैं और साथ में क्या होता है, एक छोटी सी म्यूकस झिल्ली होती है जिससे श्लेष्मा स्रावित होता रहता है। ये क्या करेगा कि हम बाहर से जैसे कोई वायु ग्रहण करते हैं उसका तापमान क्या होता है, कभी गर्म वायु होती है, ठंडी वायु होती है, तो ये वायु के तापमान को नियमित करता है। उसके बाद वायु जाएगी आगे।
आगे जाने के बाद यहाँ पर ग्रसनी में आएगी। ग्रसनी कौन सा स्थान है जहाँ पर अपना श्वसन पथ और जो मुख पथ है दोनों आपस में मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगी कंठ में। कंठ में स्वर यंत्र वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद ये कंठ आगे जाके श्वास नली में खुलता है। श्वास नली में क्या होते हैं, ये एक प्रकार की नली होती है पतली सी, और इसमें सी आकार की ये वलय पाए जाते हैं। ये वलय क्या करेंगे कि श्वास नली को पिचकने से बचाएंगे। अब ये देखो, ये जैसे मान लो श्वास नली आ रही है, इस श्वास नली में सी आकार की वलय है, और यहाँ पर आगे जाके ये दो फेफड़ों में खुलती है। फेफड़ों में खुलती है। इन फेफड़ों में एक है दाया फेफड़ा और ये बाया फेफड़ा। ये वाला जो फेफड़ा होता है इसमें थोड़ी सी यहाँ पर एक खांच नुमा संरचना होती है जिसको कार्डियक खांच बोलते हैं। यहाँ पर क्यों कार्डियक खांच इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर पीछे की तरफ अंदर की तरफ क्या होता है, हृदय होता है। ये श्वास नली आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है। प्राथमिक श्वसनी, इसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी, और ये है द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनी आगे जाके बहुत सी अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है जिसको श्वसनिकाएं बोलते हैं। श्वसनिकाएं, और ये प्रत्येक श्वसनिकाएं होती है आगे जाके इसके ऊपर ये ऐसी, ये देखो ये बबल नुमा संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं। अंतिम रूप से वायु कहाँ पर सबसे पहले आ गई, यहाँ पर श्वसनी श्वास नली में, श्वसनिकाय में आ गई, और यहाँ पर ये जाके किस में आ जाएगी, कूपिका में। और कूपिका क्या करेगी, यहाँ पर जो रक्त नलिका जाती है उस रक्त नलिका में O2 इसको दे देगी, ठीक है, और CO2 इससे ग्रहण करेगी। CO2 वापस हम बाहर छोड़ देंगे। उसी प्रकार O2 CO2 का जो आदान प्रदान किसके माध्यम से रक्त में हो जाएगा, कूपिकाओं के माध्यम से हो जाएगा। तो ये देखो आगे जाके ये दाया फेफड़ा बाया फेफड़ा, ये श्वसनिका है, इसमें क्या है, ये कूपिका की संरचना होती है। लगभग एक फेफड़े में बहुत सारी कूपिकाएं लाखों की संख्या में होती है। अब ये नीचे जो मांसपेशी नुमा संरचना है इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ये क्या होता है, संकुचन और शीतलन करता है जिससे वृक्क गुहा का आयतन बढ़ता तथा घटता है। तो सबसे पहले अपन वायु जब नासाद्वार के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं तो वायु कहाँ पर जाती है, नासाद्वार में, फिर ग्रसनी या कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिकाओं में, उसके बाद फुफ्फुस या फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होते हैं, कूपिका कोश, और कूपिका कोश से वायु सीधी रुधिर वाहिकाओं में चली जाती है। अब मानव की जो श्वसन क्रिया है, सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम, इसका 3D डायग्राम है वो आपको एक बार बता देता हूँ श्वसन तंत्र का। ये देखो, ये क्या है, अपनी श्वास नलिका है जिसमें सी आकार के वलय है। ये कार्डियक खाच है जिसमें हृदय है। ये दाया फेफड़ा तथा बाया फेफड़ा है, और इसके जो फेफड़े के ऊपर देखो ये पसलियाँ है, ये क्या है, पसलियाँ, और अंदर की तरफ श्वसनिकाएं में सब अलग अलग श्वसनिकाओं में बटी हुई है, जहाँ पर क्या है, श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर कूपिकाएं होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब मानव श्वसन की क्रिया। अब जब सांस अपन लेते हैं तो अपने वृक्क गुहा में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और वायु कैसे प्रवेश करती है ये अपन देखेंगे। तो जो वातावरण से वायु है वो किसके माध्यम से, विसरण के द्वारा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करती है। किसमें, विसरण के द्वारा। अब विसरण में क्या होता है कि जो वायु है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ गति करती है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करेगी। तो जब अपने जो फेफड़े हैं वो क्या होंगे, फेफड़ों वृक्क गुहा का आयतन कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसका वायु दाब बढ़ जाएगा, और तो वायु शरीर से बाहर निकल जाएगी। और जब वृक्क गुहा का आयतन चौड़ा हो जाएगा, वृक्क गुहा फैल जाएगी, तब उसमें जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, वो आयतन ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वायु दाब कम हो जाएगा और बाहर की वायु शरीर मुख अपने फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो अर्ध श्वसन के दौरान क्या होगा, वृक्क गुहा फैलती है। अपने जो पसलियाँ है और वृक्क गुहा का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, फैलता है, और फैलने से क्या होगा, उसका आयतन है वो बढ़ जाएगा।
जो अपनी इंटरनल पेशियाँ होती है उसमें क्या होता है, वो आपस में सिकुड़ती है। वृक्ष गुहा ऊपर और बाहर की तरफ गति करती है। जब हम सांस लेते हैं तो अपना सीना फूल जाता है। गुहा में वायु का, जब ये वृक्ष गुहा फैलेगी तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वायु दाब कम हो जाएगा। तो वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर ली जाती है। सेम उसी का उल्टा क्या होगा, जब अपन उच्च श्वसन अर्थात सांस को जब छोड़ेंगे तब क्या होगा कि वृक्ष गुहा अपने वापस मूल आकार में आ जाएगी। इंटरनल पेशियाँ वो कैसी हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। वृक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु दाब बढ़ जाएगा। जब जो अपना जो आयतन है वो वापस पहले जैसा आया तो क्या होगा, जो आयतन है वो कम हो जाएगा, तो वायु दाब बढ़ जाएगा और वायु फेफड़ों से बाहर हो जाती है। तो वायु विसरण के माध्यम से क्या होगा, जब अपने वृक्ष गुहा का आयतन सिकुड़ता तथा फैलता है तो वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है और बाहर चली जाती है। अब इंटरनल पेशियाँ कैसे सिकुड़ती है, वृक्ष गुहा कैसे फैलता है या सिकुड़ता है, हम वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं एक बार। ये आप देखोगे कि जब सांस ले रहे हैं अपन तो अपने वृक्ष गुहा का आयतन देखो इस प्रकार से ये फैल रहा है और जब ये नीचे जाता है तो ये सिकुड़ रहा है। तो वायु दाब, वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा और कम होगा, जिससे अंदर का वायु दाब बढ़ेगा घटेगा, जिससे वायु अंदर आएगी और बाहर जाएगी। अब अंतःश्वसन क्या होता है, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना अंतःश्वसन, सांस को बाहर छोड़ना उच्च श्वसन होता है। फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना क्या कहलाएगा, उच्च श्वसन। और स्थलीय जीव में श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वो श्वसन के लिए उसमें किसका, जल में विलीन हुए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव होते हैं वो सांस लेने के लिए गलफड़ों का उपयोग करते हैं। अब जो वायु है वो अपने सबसे, वायु का जो पथ कैसा होगा वो आपको बताते हैं। सबसे पहले कुपिका तक तो अपन ने पढ़ लिया था। क्या हुआ था, वायु आई थी, नासाद्वार में प्रवेश की, नासाद्वार से अपनी श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनिकाएं, श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा किससे जुड़ा हुआ था, कुपिकाओं से, कुपिका से रक्त वाहिकाओं में चली गई थी वायु। अब इसके आगे का पथ क्या होगा कि वायु O2 से समृद्ध कुपिकाओं में, ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वो कहाँ पर आ गई, कुपिका में, और कुपिका से रक्त वाहिकाओं में आ गया। रक्त वाहिका होती है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जब ये ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो धमनी द्वारा O2 ऊतकों तक पहुंचती है। शरीर के अंदर जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली जो धमनियाँ होती है, और जो वो क्या करती है, इस जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ पर लेके जाती है, ऊतकों में, और ऊतकों में क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा और उससे ऊर्जा विमुक्त होगी और साथ में क्या निकलेगी, CO2, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वापस कहाँ पर चली जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ऊतकों में, ऊतकों से कहाँ पर जाएगी, रक्त वाहिकाओं में, रक्त वाहिकाओं में CO2 का रक्त में विसरण हो जाएगा, फिर रक्त वाहिकाओं द्वारा वापस किसको दे दी जाएगी, कुपिकाओं को, और कुपिका CO2 का कुपिका कोष में विसरण कर देगी और CO2 का मोचन नासाद्वार के द्वारा वापस बाहर हो जाएगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले कुपिका थी, कुपिका ने CO2 ऑक्सीजन किसको दे दी, रक्त के अंदर, रक्त से ऑक्सीजन होती हुई कहाँ तक पहुंची, ऊतकों में, ऊतकों में क्या होगा कि ऊतक के अंदर कोशिका होगी और कोशिका क्या करेगी, इसका जो ग्लूकोज का अपघटन जो हमने पहला पढ़ा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त में आ जाती है, रक्त से सीधी कुपिकाओं में और कुपिकाओं के माध्यम से वापस, कुपिका से सीधी फेफड़ों में और फेफड़ों से वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारे श्वसन का टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसी प्रकार के अन्य वीडियो और सभी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।